लास्ट टाइम हम कर रहे थे चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके अंदर हमने टॉपिक किया था मोशनल ईएमएफ का। अब मोशनल ईएमएफ से नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं फैराडेज लॉ के ऊपर। पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको फैराडे का इंट्रोडक्शन दे दिया हुआ था कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होती है, मतलब वो फ्लक्स कि चेंज पर डिपेंड करती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और टाइम के अगेंस्ट, मतलब कितने टाइम में आप कितना फ्लक्स चेंज करते हैं। सिंपल जो मैंने आपको बात सिखाई थी कि आपने जहन में एक ही चीज़ रखनी है कि अगर फ्लक्स चेंज हो जाए ईएमएफ चेंज हो जाती है। तो उसी चीज़ को आज हम फैराडेज लॉ में देखेंगे कि किस तरह। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रा करना है, हमने एक सेटअप बनाना है एक्सपेरिमेंट का कि किस तरह से हम वर्किंग करें तो हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्यों है कुछ हमारे पास, तो कि एक हमारे पास जी करंट की लूप है, हमारे पास क्लोज लूप। ये ध्यान में रखिएगा हमेशा जब भी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वर्किंग करनी है तो क्लोज लूप का वर्ड आपने ज़रूर बीच में यूज़ करना है। तो यूँ कंसिडर करें कि ये हमारे पास एक क्लोज लूप, इसके अंदर करंट की डिटेक्शन के लिए हमने लगा रखा है गैल्वेनोमीटर, और नेक्स्ट हमने इसका सर्किट कंप्लीट कर रखा है। और सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने कुछ यूँ अरेंजमेंट बनाए हैं कि यहाँ पर हमने एक रखना है रॉड, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने मोशनल ईएमएफ के टॉपिक में किया था कि हमने जिस तरह वहाँ पर एक रॉड रखा था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी हम एक करंट के लिए रॉड रखेंगे और वो मूवेबल है, ठीक है। अब ये है वो रॉड, लेट्स से वो कंडक्टर जिसको आप मोशनल ईएमएफ में मूव करवा रहे थे, वही यहाँ पर इस तरह हमने प्लेस कर रखा है। और इस कंडक्टर की जो लेंथ है दैट इज़ L, ठीक हो गया। अब हम इस कंडक्टर को मूव करवाएंगे। मूव करवाने पर हम असल में क्या कर रहे हैं, हम इस लूप का एरिया चेंज कर रहे हैं। दिस पॉइंट इज़ लेट से A, ये पॉइंट लेट से B है, ये C और ये पॉइंट है D। तो हम B C ये जो लेंथ है इसको हम आगे की तरफ मूव करेंगे। उससे क्या होगा, उससे फ्लक्स चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, असल में यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है जिसकी डायरेक्शन इनटू द पेपर है। क्रॉस ये जो हम लगाते हैं इसका मतलब होता है इनटू द पेपर, और जब हम डॉट प्लेस कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है आउट ऑफ द पेपर। ये आपने नोटेशन सीखी थी प्रीवियस चैप्टर के अंदर कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ, मतलब एक ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही हो तो उसके लिए हम डॉट लगा देते हैं, और जब भी उससे अवे मूव कर रही हो तो क्रॉस। यहाँ पर क्रॉस का मतलब क्या जी, मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन है इनटू द पेपर। और हम इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यूज़ कर देते हैं B, मतलब ये जो हमने फील्ड अप्लाई कर रखा है इसकी स्ट्रेंथ है टोटल V। अब हम करेंगे क्या, हम अगर इस सरफेस का फ्लक्स फाइंड करें ना तो इस सरफेस का फ्लक्स होना चाहिए फ्लक्स इज इक्वल्स टू B डॉट A। फ्लक्स शुड बी इक्वल टू B डॉट A। और अगर मैं A फाइंड करना चाहूँ तो इस साइड की लेंथ है L, यहाँ पर हम नाम उसका लिख देते हैं कैपिटल L, और इस साइड की लेंथ को मैं टोटल नाम दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज़ X, लेट्स से दिस इज़ X। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी B डॉट एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू X। बुक पे X1 है, X2 है, वट एवर इट इज़, उससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ता है। अगर आपने बुक के हिसाब से चलना है तो आप यूँ कह दें जी ये X1 है, तो फिर ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, इट विल बी X1। अब हम इस कंडक्टर को मूव करवाते हैं। क्यों मूव करवाना है, क्योंकि अगर हमने ईएमएफ प्रोड्यूस करनी है तो ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए फ्लक्स का चेंज होना चाहिए। तो हम इस कंडक्टर को मूव करवाते हैं इस डायरेक्शन। जब हम कंडक्टर को मूव करवाएंगे, हमने डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया, हमने अपने कंडक्टर को डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया और हम इसे एक नई पोजीशन पे ले आते हैं और हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर पहुंचकर ये जो नई पोजीशन है इसके पास, ये नई पोजीशन इसके पास कोई आ गई तो इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रखा है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रखा है इस डिस्प्लेसमेंट को हम नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज़ डेल्टा X। ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ दिस इज़ लेट्स से डेल्टा X। अब
यहाँ से यहाँ तक जो पूरा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं, लेट दिस इज x2. सो व्हाट विल बी द डेल्टा x? डेल्टा x शुड बी इक्वल टू, डेल्टा x इक्वल होगा x2 माइनस x1. अगर आप इस x2 में से x1 को माइनस कर दें देन इट विल बी डेल्टा x. सो अब हुआ क्या, हमने जब कंडक्टर को मूव करवाया ना तो हमने फ्लक्स चेंज कर दिया. फ्लक्स कैसे चेंज हुआ? एरिया चेंज हो गया. फ्लक्स कैसे चेंज हुआ? एरिया चेंज हो गया. ये बात ध्यान में रखिएगा. अब जो इस वक्त टोटल फ्लक्स है सरफेस में वो कितना है? टोटल फ्लक्स अब इक्वल होना चाहिए, फ्लक्स शुड बी इक्वल टू, ये इनिशियल कह दें, इसको अब मैं फाइनल कह रहा हूँ जब ये कंडक्टर इस पॉइंट पर पहुँच चुका है. जब यहाँ पर मैं फाइंड करूँगा तो यहाँ पर फ्लक्स मेरे पास होना चाहिए Lx2. लेंथ अभी भी L और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है? x2. तो फ्लक्स कितना होगा? डेल्टा L B डॉट Lx2. फ्लक्स चेंज हुआ. कितना फ्लक्स चेंज हुआ है? फ्लक्स चेंज कितना हुआ? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फाइनल फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स. फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें. अगर हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन फ्लक्स. वो उस तरह से वैल्यूज़. और अगर मैं उसको लिखूं तो मैं उसको यूँ लिख सकता हूँ, B डॉट Lx2 माइनस B डॉट Lx1. दोनों की वैल्यूज पुट कर दें. BL दोनों में कॉमन है तो x2 माइनस x1. तो मतलब जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट. ये उस डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया. अगर कम डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्लक्स कम चेंज होगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्लक्स का चेंज ज़्यादा होगा. तो इसी चीज़ को अगर आगे हम लेके चलें तो हम यूँ कर लेते हैं ना, हम इसको मोशनल EMF से प्रूव करने की कोशिश करें. तो हमने वहाँ पर EMF का फॉर्मूला पढ़ा था, EMF इज इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ एंगल थीटा. ये हमने मोशनल EMF के केस में फॉर्मूला पढ़ा था. हमारे केस के अंदर चीज़ बड़ी सिंपल है. साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा सबसे पहले तक पुट होगा ना. साइन ऑफ एंगल थीटा, इस थीटा को मैं पुट करूँगा 90. साइन ऑफ एंगल 90. ये 90 क्यों पुट हुआ? दिस इज़ द एंगल बिटवीन L क्रॉस B. अगर देखा जाए लेंथ और B के दरमियान में, B इनटू द पेपर है, तो ये एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री. और जब ये एंगल 90 है तो EMF का फॉर्मूला क्या रह जाएगा? EMF का फॉर्मूला होगा E इज इक्वल्स टू माइनस VBL. ठीक हो गया. नेक्स्ट यहाँ पर हमने पुट करना है वेलोसिटी को. वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? वेलोसिटी को हमने पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू V इज इक्वल्स टू S ओवर T. वेलोसिटी इक्वल होती है जी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. वेलोसिटी किस चीज़ की? कि आप कितनी तेज़ी से इस कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं. वेलोसिटी किस चीज़ की है जी? उस कंडक्टर की है कि आप उसको कितनी तेज़ी से मूव करवा रहे हैं. तो डिस्टेंस कितना है? डेल्टा x, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस. तो वो है s डेल्टा x. तो हम v को लिख देंगे v इज इक्वल टू डेल्टा x ओवर t. v कितना पुट हो जाएगा जी? डेल्टा x ओवर t. अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करें तो हम यूँ पुट कर सकते हैं E इज़ इक्वल टू माइनस, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर V की जगह पुट हो जाएगा डेल्टा x ओवर t, B एज इट इज़ और L लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ठीक हो गया. नेक्स्ट चीज़ हम लेंथ और एरिया को कर देते हैं मल्टीप्लाई. अगर हम लेंथ और एरिया को मल्टीप्लाई कर दें तो E विल बी इक्वल टू माइनस B ओवर T इंटू L इंटू डेल्टा x. L इंटू डेल्टा x, लेंथ इंटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. गौर से देखिएगा, ये लेंथ, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कौन सा है? दैट इज़ चेंज इन एरिया. डेल्टा A चेंज इन एरिया. यहाँ से मैं जो प्रूफ कर रहा था, यहाँ से देखें डेल्टा फाई इज इक्वल टू B डॉट L कॉमन और अंदर यहाँ पर क्या रह जाएगा? x2 माइनस x1. x2 और इस साइड से x1. x2 माइनस x1 किसकी इक्वल है?
x2 माइनस x1 इक्वल है डेल्टा ए के, डेल्टा x के कह लेना, x2 माइनस x1 डेल्टा x। जब लेंथ उससे मल्टीप्लाई होगी लेंथ इनटू डेल्टा x तो इट विल बी चेंज इन एरिया। तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा ए। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी प्रूव होती है। और फिर एक और बात, यहाँ पर माइनस साइन हमारे पास अपेयर नहीं हो रहा क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन अपेयर हो रहा है वो किस चीज़ की बात हो रही है कि जिस वजह से आप ईएमएफ प्रोड्यूस होती है उस वजह की मुखालफत होती है। ये अगला हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे, लेंज़ लॉ, तो हो जाएगा क्लियर। लेंथ इनटू डेल्टा एक्स, लेंथ जब डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, लेंथ इनटू डेल्टा एक्स, चेंज इन एरिया। ये लेंथ और डेल्टा एक्स ये डिस्टेंस है, तो आप इतने हिस्से के एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये इट इज़ चेंज इन एरिया। और जब चेंज इन एरिया तो आप यूँ लिखेंगे E इज़ इक्वल टू माइनस बी डेल्टा ए ओवर टी। बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ए चेंज इन एरिया, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू फ्लक्स। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल है जी, फ्लक्स। तो EMF इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स, ये भी ध्यान में रखिएगा, एरिया चेंज हो रहा है ना तो फ्लक्स भी चेंज हो रही है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पर कितने लूप्स थे, एक लूप था। अब यहाँ पर अगर एक लूप था तो आपने यहाँ पर 1, अगर 2 तो EMF डबल हो जाता है। अगर लूप्स 3 हो, मतलब ये जिस तरह का ये क्लोज लूप बन रहा है ये एक है, तो इस तरह के 2 हो तो EMF डबल, 3 हो तो ट्रिपल। तो अगर फॉर n लूप्स अगर n लूप्स हों तो EMF इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यहाँ पर n क्या चीज़ है, नंबर ऑफ लूप्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। नंबर ऑफ लूप्स जितने बढ़ते जाएंगे फ्लक्स उतना बढ़ता जाएगा, एंड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, यहाँ पर दोनों को ओपोजिट नहीं लिखना, इन्वर्स में नहीं लिखना। इन्वर्स में यूँ नहीं करना कि आपने फ्लक्स अलग से लिख दें, टी को अलग से लिख दें। यहाँ पर आपने दोनों को अलग अलग इकट्ठा लिखना है। यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों इकट्ठा लिखना है, क्योंकि सिर्फ फ्लक्स की बात नहीं हो रही, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कि टाइम के लिहाज से कितनी तेज़ी से फ्लक्स होता है, चेंज होता है। जितना तेज़ी से फ्लक्स चेंज करेंगे, मतलब आप जितनी तेज़ी से इस कंडक्टर को मूव करवाएंगे EMF उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और जितना स्लो मूव करवाएंगे फ्लक्स उतना कम चेंज होगा, EMF उतनी कम प्रोड्यूस होगी। सो दिस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, दिस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ से अब हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ n नंबर ऑफ लूप्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, कि किसी n नंबर ऑफ लूप्स के अंदर जो EMF प्रोड्यूस होगी वो किसकी इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब सिर्फ और सिर्फ हमें प्रॉब्लम इस एक माइनस साइन का रहेगा। ये वो माइनस साइन है जो फैराडेज लॉ में भी अपीयर हो रहा है, ये मोशनल EMF में भी अपीयर हुआ, हमने इसको वहाँ पर बॉदर नहीं किया, हमने डिस्कस नहीं किया ये क्या चीज़ है। तो ये असल में माइनस साइन क्या चीज़ है, दिस माइनस साइन इज़ ड्यू टू लेंज़ेस लॉ। यहाँ पर एक लॉ हम डिस्कस करते हैं, दैट लॉ इज़ कॉल्ड लेंज़ेस लॉ। लेट्स स्टार्ट कि वो क्या स्टेट करता है। लेंज़ेस लॉ ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है इतना। सो नेक्स्ट हमारा जी है इसमें दूसरा हिस्सा, दैट इज़ लेंज़ेस लॉ। एक लाइन आपने हमेशा याद रखनी है, जिस वजह से EMF प्रोड्यूस होती है उस वजह की मुखालफत होती है। ठीक है, जिस वजह से EMF इंड्यूस होती है उस वजह की मुखालफत होती है। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि सपोज़ ये मेरे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल, एक सामने कॉइल में रखता हूँ,
सोलेनॉइड। मैं क्या करता हूँ, क्लोज इसको बना देते हैं। क्लोज बनाने के लिए आप यूँ कंसिडर कर लें, ये क्लोज लूप है, इसमें मैं गिल्वेनोमीटर भी लगा देता हूँ। गिल्वेनोमीटर बताएगा इधर ईएमएफ इंड्यूस हो भी रही है या नहीं, करंट प्रोड्यूस हो भी रहा है या नहीं। तो होगा यूँ कि जब आप इस मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होने वाली जब तक कि मैग्नेट और कॉयल दोनों स्टेशनरी हैं, रुके हुए हैं, ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? बिकॉज ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए कंडीशन क्या है, देयर शुड बी अ चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए। जब दोनों स्टेशनरी हैं, ना तो कॉयल का एरिया चेंज हुआ, ना हमने बी की वैल्यू चेंज की, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होगा जब तक दोनों एक दूसरे के करीब या एक दूसरे से अवे नहीं मूव करते, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही। अब ईएमएफ इंड्यूस करवाते हैं कैसे? मैं इस मैग्नेट को क्लोज़र मूव करवा रहा हूँ। रीज़न लिखें, ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हो रही है। ईएमएफ प्रोड्यूस होने की रीज़न है, नॉर्थ पोल is getting closer, north pole is getting closer to coil। ये है रीज़न EMF प्रोड्यूस होने की। नॉर्थ पोल मतलब आप मैग्नेट को इसके करीब लेकर आ रहे हैं, नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है कॉइल की तरफ। तो मैंने क्या कहा, जिस वजह से EMF इंड्यूस होती है उस वजह की मुखालफत होती है। अब ये कॉइल इस चेंज को अपोज करेगी। कैसे अपोज करेगी? इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ जब इंड्यूस होगा तो ईएमएफ की वजह से करंट भी तो होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। इस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा जी? इंड्यूस्ड करंट। वो इंड्यूस करंट ऑब्वियसली हर करंट की तरह उसका भी नॉर्थ पोल होगा, उसका भी साउथ पोल होगा। तो वो नॉर्थ पोल अपना बना देगा यहाँ पर और साउथ पोल बना देगा यहाँ पर। नॉर्थ को क्या करता है? रिपेल करता है। जब नॉर्थ को रिपेल करता है तो मैग्नेट किधर जाएगा? पीछे। ठीक हो गया? तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है उस वजह की हमेशा मुखालफत होती है। द चेंज दैट कॉजेज एन ईएमएफ, दैट चेंज इज ऑलवेज अपोज। आप इसको यूँ कह सकते हैं, प्रॉपर जो डेफिनेशन है लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is so as to oppose the change which causes it। कि EMF जो इंड्यूस करंट है या इंड्यूस्ड EMF है, वो करंट की डायरेक्शन इस तरह से सेट करता है कि जिस वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है उस वजह की मुखालफत होती है। ठीक है, आई नो इट वेरी वेल, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इतना आसान नहीं है। हम इसको मज़ीद एक नई एग्जांपल से देखते हैं, शायद वहाँ से बेहतर हों चीज़ें। देखें, अब यहाँ पर हमारे पास एक और कॉइल, और इसमें हम यहाँ पर क्लोज लूप बना कर इसमें लगा देते हैं यहाँ पर गैल्वेनोमीटर। हम इसके पास रखते हैं एक मैग्नेट। यहाँ पर मैग्नेट का मैं कह देता हूँ नॉर्थ पोल है, यहाँ पर मैग्नेट का साउथ पोल है। पहले केस में मैंने एग्जांपल क्या ली थी? नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ आ रहा था। अब मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ नॉर्थ पोल इज़ गोइंग अवे। अब क्या होगा? यहाँ पर रीज़न क्या है ईएमएफ प्रोड्यूस होने की? यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होने की रीज़न ये है, या इंड्यूस करंट की रीज़न ये है, नॉर्थ पोल इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, कि नॉर्थ पोल कॉइल से अवे मूव कर रहा है। इसकी मुखालफत होनी चाहिए। मुखालफत किस तरह? इसकी ऑपोजिशन किस तरह? कि नॉर्थ पोल को करीब आना चाहिए। नॉर्थ पोल कॉइल के करीब किस सूरत में आ सकता है? जब कॉइल यहाँ पर साउथ जनरेट करे, यहाँ पर नॉर्थ जनरेट करे, तब इस केस के अंदर नॉर्थ साउथ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सो मैग्नेट विल मूव क्लोजर। वो मूव तो नहीं हम करने देंगे ताकि हम ईएमएफ कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते रहें। तो जिस वजह से, ये वजह थी, नॉर्थ पोल अवे मूव कर रहा था, कॉइल ने साउथ और नॉर्थ पोल इस तरह से एडजस्ट करने हैं कि वो नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अब हमें कैसे पता चल जाता है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है? ये है जो गैल्वेनोमीटर लगाए हैं ना,
ये करंट की डायरेक्शन बताते हैं। जब नॉर्थ पोल मूव कर रहा था क्लोज़र, अगर तब, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा बिकॉज आई डोंट नो दिस सिचुएशन, अगर गैल्वेनोमीटर राइट साइड पर डिफ्लेक्ट कर रहा है तो जब आप इसको अवे लेकर जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर किधर डिफ्लेक्ट करेगा, गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड। तो जब ये राइट और लेफ्ट हम नीडल की डिफ्लेक्शन देखते हैं ना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर साइन सेंसिटिव है कि जब आप नॉर्थ को क्लोज़र लेकर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसने सपोज डिफ्लेक्शन दे दी है राइट साइड पे। तो इसी तरह जब नॉर्थ अवे मूव करेगा तो तब वो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में दे देगा लेफ्ट साइड पर। एग्जांपल चेंज करते हैं, एग्जांपल चेंज करके हम यूँ कर लेते हैं कि सपोज दिस इज़ द साउथ पोल, ये सारे चेंज कर लेंगे, दिस इज़ द साउथ पोल एंड दिस वन इज़ द नॉर्थ। करंट प्रोड्यूस होने की रीज़न, कॉइल से करंट प्रोड्यूस होना ही होना है, चाहे साउथ ही क्यों नहीं अवे जा रहा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ में आएंगी तो कुछ ना कुछ इस कॉइल को कट करेंगी। तो इसमें करंट प्रोड्यूस होने की रीज़न क्या है? साउथ पोल इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, कि साउथ पोल कॉइल से अवे मूव कर रहा है। गैल्वेनोमीटर की नीडल फिर से डिफ्लेक्शन देगी और अब की बार जो डिफ्लेक्शन देगी उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल। अच्छा, करंट की डायरेक्शन मिल जाए तो हमें कैसे पता चलता है नॉर्थ किधर है साउथ किधर है? तो याद रखिएगा उसके लिए रूल ये है, हम उसके लिए राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं सोलेनॉइड के केस में, कि जो कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन होती है दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वाइल नॉर्थ थंब विल इंडिकेट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो जब डिफ्लेक्शन शो करेगी नीडल तो हमें पता चल जाएगा कि सर्किट में करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है। हम उस हिसाब से नॉर्थ और साउथ पोल बना लेते हैं। एक ट्रिक याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है कॉइल में उसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होता है। तो इसका मतलब इसमें करंट यूँ फ्लो कर रहा है आपकी तरफ, सर्किट के अंदर नॉर्थ पोल इधर है, करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। ठीक है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी? यहाँ पे उस क्लोज़र मूव कर रहा है, नॉर्थ पोल इधर है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और इस डायग्राम में क्लॉकवाइज। सो करंट प्रोड्यूस होने की यहाँ पर रीज़न ये है जी, इंड्यूस करंट जो है, साउथ पोल इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल। जब साउथ पोल अवे मूव करेगा तो कॉइल यहाँ पर नॉर्थ जनरेट करेगी, यहाँ पर साउथ जनरेट करेगी। ठीक है, क्यों है जनरेट करेगी? इसलिए कि जिस वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उस वजह की मुखालफत होगी, और यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह क्या है? साउथ का अवे मूव करना। तो ये नॉर्थ पोल मैग्नेट को वापस अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि उसकी अपोज हो। सेम फैराडे लॉ पे आए। फैराडे लॉ पे ये होता है कि जब आप इस कंडक्टर को मूव करवाते हैं तो ये कंडक्टर भी इसी तरह बिहेव करता है। कंडक्टर भी इस तरह से बिहेव करता है कि वो वापस मूव करे। अगर आपने वो चेक करना हो किस तरह, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर किस तरह है? करंट की डायरेक्शन यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें तो करंट की डायरेक्शन बनाती है अपवर्ड। व्हेन यू आर मूविंग दिस अवे, जब आप इसको आगे की तरफ मूव करवा रहे हैं तो करंट किधर प्रोड्यूस होगा? अपवर्ड। और करंट की डायरेक्शन जो यहाँ पर सेट होगी दैट विल बी काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब करंट ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए और यूँ मूव कर रहा है। नाउ यूज़ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स, ये लेफ्ट हैंड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट आई, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन आप उसके ऑपोजिट। अब होगा क्या कि जब ये सिचुएशन आप सेट करेंगे तो हमें पता ये चलता है कि हम उसके ऑपोजिट उस चीज़ की ऑपोजिशन होती है तो उस डायरेक्शन में क्या लगती है? फोर्स। ठीक हो गया। तो जब जिस वजह से करंट प्रोड्यूस होता है उस वजह की हमेशा मुखालफत होती है। तो ये है इस नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस। इस सिर्फ एक नेगेटिव साइन के लिए पूरे का पूरा लॉ है जो आपकी बुक के ऊपर 2 पेजेस पे लिखा हुआ है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लेंज़ेस लॉ लॉन्ग में नहीं आता, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। और अगर शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो स्टेटमेंट लिख दें, स्टेटमेंट लिखने के बाद इनमें से कोई एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर दें। सेम इसी तरह साउथ क्लोज़र भी मूव करवा सकते थे आप। तो अगर साउथ क्लोज़र मूव करेगा तो वो यहाँ पे साउथ जनरेट कर देगा, साउथ को रिपेल करे। वो वजह जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है उस वजह की हमेशा मुखालफत होती है। तो ये था हमारा टॉपिक। आए उसको रिवाइज़ कर देते हैं कि आखिर हमने पढ़ा क्या। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने डिस्कस किया फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या है? फैराडे लॉ
सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब फ्लक्स चेंज हो जाए तो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। अगर आप तेज़ी से फ्लक्स चेंज करेंगे ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जब आप फ्लक्स को स्लोली चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगी। सेम ऐसी ही बात हमने मोशनल ईएमएफ में भी की थी। मोशनल ईएमएफ में हमने ये कहा कि जब आप कॉइल को फास्टर मूव करेंगे ऑब्वियसली ईएमएफ ज़्यादा होगी। वहाँ पर जब हमने फार्मूला बनाया तो हमने लिखा था E इज़ इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा। अकॉर्डिंग टू दिस ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, कि आप जितनी ज़्यादा वेलोसिटी रखेंगे, जितनी तेज़ी से कॉइल को मूव करेंगे, करंट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ उतनी ज़्यादा इंड्यूस होगी। सो ईएमएफ इज़ इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा। साइन को हमने 90 पुट कर दिया फॉर द सेक ऑफ मैक्सिमम, साइन 91 तो उसको हमने लिखा नहीं। नेक्स्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी को हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं, डेल्टा एक्स ओवर टी। डायग्राम पहले कर लेते हैं। अब डायग्राम पे चलें तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि जब हम यहाँ पर ये सेटअप डिज़ाइन करें तो इसके ऊपर ये कंडक्टर है दैट कैन फ्रीली मूव। हम इस कंडक्टर को मूव करवाते हैं राइट साइड पे। जब हम इस कंडक्टर को राइट साइड पे मूव करवाते हैं देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एज वेल। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये कंडक्टर फोर्स फील करेगा तो ये कंडक्टर को जब हम मूव करवाएंगे तो आपने किया क्या, पहले इस कंडक्टर का A से B तक पॉइंट तक का डिस्टेंस था डेल्टा x1। अब आपने कंडक्टर को मूव करवाया, वो एक नए डिस्टेंस पे पहुंच गया यहाँ पर, और इस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया, x2। पहले कॉइल का एरिया कितना था, पहला कॉइल का एरिया था लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये एरिया था। दैट एरिया वाज इनिशियल एरिया जो था, एरिया इनिशियल वो था डेल्टा डेल्टा x1 इंटू L, ये था इनिशियल एरिया। आपने कंडक्टर को मूव करवा के आगे भेज दिया। अब ब्रेथ कितनी है, x2, लेंथ कितनी है, L, तो फाइनल एरिया कितना हो गया, x2L। एरिया चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लें, एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल, चेंज इन एरिया। और चेंज इन एरिया किस तरह से आएगा जी, डेल्टा A विल बी इक्वल टू AF x2L माइनस x1L। लेंथ कॉमन ले लें एक साइड, और लेंथ अगर कॉमन हो जाए तो ये देगा x2 माइनस x1। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें तो L इज़ इक्वल टू L डेल्टा x, सॉरी ये चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया इज़ इक्वल टू L डेल्टा x। तो ये आपने लगा लिया चेंज इन एरिया। तो उसी तरह की सिचुएशन हमने यहाँ पर यूज़ की। हमने जब उस कंडक्टर को मूव करवाया तो कंडक्टर ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहाँ से यहाँ तक, और इसको हमने नाम क्या दिया, डेल्टा x। और यही हमारे केस में क्या चीज़ है, डिस्टेंस। तो हमने डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा x। इस दौरान जो टाइम लगा वो t है। टाइम t कौन सा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने का टाइम, IF इनिशियल टू फाइनल के मूवमेंट का टाइम। उसके बाद लेंथ और ब्रेथ को कर दें मल्टीप्लाई, दैट इज़ इक्वल टू एरिया। अब एरिया नहीं, यहाँ पर हम टर्म कौन सी यूज़ करते हैं, चेंज इन एरिया। L इंटू डेल्टा एक्स, ये क्या चीज़ है, चेंज इन एरिया, कि कितना एरिया चेंज हो रहा है, मतलब हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं E। तो ये CEFI, ये जो लूप बन रहा है CEFI, इसका जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन एरिया। बाकी टर्म्स उसी तरह, माइनस साइन वही, V की जगह क्या पुट हुआ, डेल्टा एक्स ओवर टी, B उसी तरह, लेंथ उसी तरह। लेंथ इंटू डेल्टा एक्स को हमने कर दिया मल्टीप्लाई। लेंथ जब एक और लेंथ से मल्टीप्लाई होती है तो वो एरिया बन जाती है, और चूंकि ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट था तो चेंज इन एरिया, तो B इंटू A किसकी इक्वल है, फ्लक्स। B जब एरिया से मल्टीप्लाई होता है तो किसकी इक्वल हो जाता है, फ्लक्स। B जब चेंज इन एरिया से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, चेंज इन द फ्लक्स। यहाँ तक क्या थी, फॉर वन लूप। ये फॉर्मूला किसके लिए जी, फॉर वन लूप। व्हाट इफ देयर आर n नंबर ऑफ लूप्स, तब हम क्या करेंगे, फॉर n नंबर ऑफ लूप्स E इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाइव और डेल्टा टी। क्योंकि हमने इस चीज़ को नोटिस किया, जब हम कर रहे थे तो हमने ये नोटिस किया कि EMF जो इंड्यूस EMF है वो
डिपेंड करता है नंबर ऑफ लूप्स के ऊपर, एक हो तो 1 टाइम, 2 हो तो 2 टाइम्स, तो मतलब उतने टाइम्स EMF इन्हेंस हो जाता है। अगर 3 लूप्स है, मतलब यहाँ पर अगर हमने 1 लूप रखा होता तो उसके लिए 1, यहाँ पर अब 4 है तो आप फार्मूले में n की जगह क्या पुट करेंगे 4, और यहाँ पर भी 4 ही है तो वहाँ पर भी आप 4 ही पुट करेंगे n की जगह। डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, इस टर्म का नाम याद रखना है, दिस टर्म इज रेफर्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अर्थात n टाइम्स, वो अंडरस्टूड है। नेक्स्ट हमने इसमें किया लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ की एक ही लाइन है बस जो काम की है, वो क्या है, वो वजह जिससे EMF इंड्यूस होती है उस वजह की मुखालफत होती है, और ये मुखालफत कौन करता है, ये इंड्यूस्ड करंट करता है। वो अपनी डायरेक्शन को इस तरह से सेट करता है कि जिस वजह से वो प्रोड्यूस होता है वो उस वजह की मुखालफत कर रहा होता है। असल में हो क्या रहा है, असल में वो मुखालफत करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब लेंजेस लॉ क्या चीज़ है, लेंजेस लॉ इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या मतलब, हम इस कंडक्टर को करवा रहे थे मूव करवाते वक्त मैं कौन सी एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, आई एम सप्लाइंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मेरी काइनेटिक एनर्जी की जगह आप टर्म लिख दें इट इज़ मैकेनिकल एनर्जी, एक ब्रॉडर टर्म हम यूज़ करते हैं ताकि गलती के चांसेस कम हो। ओके, वेल फाइन एनफ, इट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। नाउ मैं उसको मूव करवा रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मैकेनिकल एनर्जी ज़ाया तो नहीं ना हो जानी चाहिए। तो होगा क्या, उसके अगेंस्ट कंडक्टर अपने अंदर प्रोड्यूस करेगा EMF को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मतलब जब हम मूव करवाते हैं तो मूव करवाते वक्त हम प्रोवाइड कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये भी कहते हैं कि लेंजेस लॉ इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हमें लेंजेस लॉ ये भी बताता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी होल्ड करना होता है, क्योंकि जब इस कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है। एक फोर्स वो है जो हम एक्ट करवा रहे हैं, एक इसके अगेंस्ट भी फिर जब इसमें से करंट पास करना शुरू होगा तब भी एक फोर्स इसके अंदर सेट होगी। तो उस हिसाब से फिर हमने हर चीज़ को वेल डिफाइन करना होता है। तो उस हिसाब से जब ये लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि लेंजेस लॉ इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस टॉपिक से 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट और दूसरा पूछा जाता है लेंजेस लॉ इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। MCQs में भी आती है ये चीज़, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है। होप सो आपको क्लियर हो गया ये टॉपिक। आसान से टॉपिक है, फैराडे को आपने लॉन्ग के अकॉर्डिंग देखना है और लेंजेस लॉ को आपने शॉर्ट के अकॉर्डिंग देखना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक बात ज़हन में रहे, ECAT के हिसाब से दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ECAT और MCAT के अंदर दोनों में MCQs का बहुत अच्छा पोर्शन यहाँ से डिज़ाइन किया जा सकता है। तो इसको कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।